नमस्कार। एआई की दुनिया में ना हर हफ्ते कुछ ना कुछ तूफानी होता ही रहता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि हाल फिलहाल की सबसे बड़ी हलचलें क्या हैं। मतलब कहाँ जबरदस्त ब्रेक थ्रूज हुए, कहाँ तीखी बहसें छिड़ी और इन सब की मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। देखिए एआई का माहौल इस वक्त एक बहुत ही तेज रफ्तार रेस जैसा हो गया है। रोज कोई नई अनाउंसमेंट, कोई नई कैपेबिलिटी और साथ में नए सवाल भी। तो माहौल काफी एक्साइटिंग है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है ना? तो आज हम यही करेंगे, इन अलग अलग खबरों के धागों को जोड़ेंगे और एक बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे। आखिर ये सब मिलकर एआई के भविष्य की कौन सी कहानी बता रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्पीड की, जिस स्पीड से एआई आगे भाग रहा है। और इस रेस में सबसे आगे कौन है? एआई मॉडल्स की अगली जनरेशन, जो बस दरवाजे पर खड़ी है। अच्छा, तो गूगल का जो अगला बड़ा मॉडल है जेमिनाई 3.0, उसको लेके मार्केट में बहुत चर्चा है। अफवाहें हैं कि इसके कोड नेम्स हैं ओरायन मिस्ट और लिथियम फ्लो। और ये कमाल का होने वाला है। कहते हैं कि ये वेब यूआई बनाने में, एसवीजी बनाने में, यहाँ तक कि 3D माइनक्राफ्ट मैशेस बनाने में भी माहिर होगा। और सबसे मजेदार बात, इसने रिक एंड मॉर्टी का एक पूरा एपिसोड 0 शॉट में कोड कर दिया, मतलब बिना किसी खास ट्रेनिंग के। कमाल है। तो ये तो हुई भविष्य की बातें। अब आते हैं आज पर, मतलब प्रेजेंट में। एक ऐसे टूल पर बात करते हैं जो आज एक हकीकत है। और ये टूल ऐसा है जो किसी के लिए भी ऐप बनाना एकदम बच्चों का खेल बना देता है। ये है गूगल का नया वाइब कोडर। अब ये क्या करता है? ये बिना एक भी लाइन कोड लिखे एआई एप्लीकेशन बनाने की पावर देता है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। बस अपना आइडिया बताओ, जेमिनाई रियल टाइम में उसका कोड और एक वर्किंग प्रीव्यू बना देगा। और बस आप उसे सीधे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सोचिए कि इसकी स्पीड कितनी होगी। एक सिंपल से आइडिया को एक काम करने वाले वॉलपेपर जनरेटर ऐप में बदलने में इसे पता है कितना टाइम लगा? सिर्फ 78 सेकेंड्स। मतलब सच में हैरान करने वाली बात है ये। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। गूगल का प्लान है कि इसमें डेटाबेस सेटअप, फाइल स्टोरेज, यूजर ऑथेंटिकेशन जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी जोड़ी जाएंगी। जरा सोचिए, इसके बाद एआई से बने ये ऐप्स कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर की बात तो हो गई, लेकिन इन सब चीजों को चलाने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, उसका क्या? क्योंकि वहां भी एक अलग ही रेस चल रही है, एक आर्म्स रेस, और वो भी कई अलग अलग फ्रंट्स पर। सबसे पहले एप्पल को देखिए। उसने अपना नया M5 चिप पेश किया है और ये परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त छलांग है। M4 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पीक जीपीयू कंप्यूट पावर। और इसे खास तौर पर लैपटॉप्स और टैबलेट्स जैसे डिवाइसेस पर एआई चलाने के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ दो अलग अलग दौड़ चल रही हैं, ये समझना जरूरी है। एक तरफ है एप्पल M5 चिप, जिसका फोकस है हमारे आपके डिवाइसेस पर, मतलब लोकल इन्फ्रेंस पर, एआई को पर्सनल और तेज बनाने पर। और दूसरी तरफ है गूगल का क्वांटम चिप। इसका मकसद एकदम अलग है। ये ड्रग डिस्कवरी जैसी बेहद मुश्किल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने पर फोकस्ड है, वो भी एक सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज। तो ये सब तरक्की और स्पीड तो बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, है ना? लेकिन चलिए 1 मिनट रुकते हैं और एक रियलिटी चेक करते हैं। अब हम इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम का नजरिया देखेंगे जो थोड़ा सा अलग है। बात हो रही है एंड्रे करपाथी की, जो टेस्ला और ओपनएआई दोनों में काम कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि ये जो एआई मॉडल्स हैं ना, देर कॉग्निटिवली लैकिंग, मतलब उनमें असली समझ या बुद्धि की कमी है। उनका कहना है कि ये LLMs या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स असल में सोच नहीं रहे हैं। वो तो बस इंटरनेट के 15 ट्रिलियन टोकन्स का एक धुंधला कंप्रेस्ड वर्जन है। उनके वेट्स में जो डेटा है वो बस एक हेजी रिकलेक्शन है, एक धुंधली सी याद। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मॉडल्स उन चीज़ों को रीमिक्स करने में तो बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने पहले देखी हैं। लेकिन जैसे ही कोई बिल्कुल नई प्रॉब्लम सामने आती है, जहां उन्हें अपने डेटा के दायरे से बाहर सोचना पड़े, तो वहां ये अटक जाते हैं। करपाथी के शब्दों में, दे आर टेरेबल एट गोइंग ऑफ द डेटा मैनिफोल्ड। और यही उनकी पूरी बात का निचोड़ है कि ये मॉडल्स याद तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उस जानकारी को जनरलाइज ठीक से नहीं कर पाते। तो जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी याददाश्त, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, जो उन्हें सच में कुछ नया सोचने से रोकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कारपैथी की बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है।
इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद एआई मॉडल्स ने असल में नए साइंटिफिक आइडियाज दिए हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बेहतर एल्गोरिदम्स बनाना। तो शायद ये सिर्फ नकलची नहीं है, कुछ तो नया हो रहा है। खैर, इस टेक्निकल डिबेट से थोड़ा हटते हैं और अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरी कहानी में अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, द ह्यूमन कॉस्ट। मतलब इस तरक्की का उन लोगों और कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है जो इसे बना रहे हैं। हाल ही में मेटा एआई में एक बड़ी उथल-पुथल हुई। वहां के नए एआई हेड अलेक्जेंडर वैंग पूरे डिवीजन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका नतीजा, फेयर रिसर्च यूनिट से कई 100 लोगों को निकाल दिया गया। कहा तो ये गया है कि ये कंपनी को ज्यादा एजाइल, मतलब ज्यादा तेज बनाने के लिए किया गया, लेकिन इसकी कीमत सैकड़ों लोगों की नौकरियों से चुकाई गई है। और इन कटौतियों के पीछे की सोच क्या है? मेटा के ही एक इंटरनल मेमो से एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। इसमें लिखा है कि एक फैसला लेने के लिए कम बातचीत की जरूरत होगी और हर व्यक्ति ज्यादा भार उठाएगा। ये शब्द अपने आप में काफी कुछ बता देते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? बात यह है कि एआई का भविष्य कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। ये असल में एक टकराव है, एक कोलिजन। एक तरफ है इनोवेशन की जबरदस्त रफ्तार, दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं, और इन सब के बीच में है मानवीय फैसले, अ ह्यूमन चॉइस। और यही टकराव मिलकर एआई का कल तय करेगा।